नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सीएमपी डिग्री कॉलेज। आज मैं आप लोगों के बीच में इरविन गॉफमैन का ड्रामेटर्जी के विषय पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। इरविन गॉफमैन के इस नाट्यशास्त्र या ड्रामेटर्जी के पर चर्चा करने के पूर्व हम उनका थोड़ा सा परिचय भी जानना और आपको बताना आवश्यक समझते हैं। वो इस संदर्भ में है कि वो एक अमेरिकन समाजशास्त्री रहे हैं और उनका जुड़ाव सांकेतिक अंतःक्रियावाद, जिसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं, उसके रूप में देखा गया है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है? सांकेतिक अंतःक्रियावाद में जिसकी शुरुआत कई लोगों ने की, खास करके जो उसके मुख्य प्रणेता रहे हैं G.H. मीट, हर्बर्ट ब्लूमर, उन्हीं के ये शिष्य परंपरा में आगे इन्होंने इस कार्य को बढ़ाया है। इसमें संकेतों के माध्यम से विभिन्न छोटी छोटी बातों को, जो दिन प्रतिदिन के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनसे अंतर संबंधित करके इस संसार में कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो उनकी पुस्तक भी है, उस पर ये दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि लोग कैसे अंतःक्रिया करते हैं। एक्चुअली देयर आर टू थिंग्स: how people can interact with each other. Interactionism is based on the model that when more than two persons or are required for that thing, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ जब कोई क्रिया होती है, अंतःक्रिया करते हैं लोग, तो उसके थ्रू ही अंतःक्रिया शुरू होती है। और जो ये वाद की परंपरा है, जिसे हम इज़म बोलते हैं, वो कुछ और नहीं हो करके सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान आकर्षित करती है कि ये नज़रिया है, दृष्टिकोण है, व्यू है, लोग जिस नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखते हैं, दैट इज़ नोन एज अ इज़्म, और इसको हम कहते हैं वाद। तो सांकेतिक अंतःक्रियावाद के बारे में जब ये चर्चा करते हैं, और इनका मानना है कि जो ये पूरे सृष्टि में जिस भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसको इन्होंने एक नापने का या दिखाने का पैमाना माना है, और वो पैमाना रहा है सांकेतिक अंतःक्रियावाद। अंतःक्रियावाद के इस क्रम को कैसे इन्होंने नापा तौला है, देखा है, वो एक कार्यक्रम था जिसके माध्यम से ये जताना चाहते थे कि सांकेतिक अंतःक्रियावाद नाट्य शास्त्र या नाटक करने की जो परंपरा है, नाटकों में अभिनय की जो भूमिकाएं होती हैं, उसको कैसे लोग स्वीकारते हैं और उसके द्वारा वो समाजीकरण करते हैं। और ये समाजीकरण या सोशलाइजेशन कुछ और ना होकर के व्यक्ति के विकास की वो अवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से वो अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाता है। इनके कुछ कृतियां भी रही हैं, जिन कृतियों के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। दूसरी पुस्तक थी इनकी स्टिग्मा, नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड, Asylums, essays on the social situation, interaction rituals, essay on face-to-face behavior in public places, frame analysis and essay on the organization and gender advertisements. इसके बाद ये थोड़ी सी चर्चा ये भी करते हैं कि how the peoples are going to make relations in the public life, कैसे वो एक दूसरे के जीवन में अपने संबंधों का ताना बाना बुनते हैं, देखते हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि जो ये अंतःक्रियावाद है या अंतःक्रिया करने का माध्यम है, वो फॉर्म्स ऑफ टॉक के रूप में आता है, जिसे कंडक्ट एंड कम्युनिकेशंस के रूप में वो दिखाना चाहते हैं। अर्थात ये एक स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन का ही एक रूप वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो ये इनके बारे में ये बीच कहा जाता है कि ये अंतःक्रियावाद की जो शुरुआत है, जिसे माना जाता है कि क्यों कैसे ये डेवलप किया है, इसके डेवलपमेंट की थ्योरीज में हम जानते हैं कि
समाजशास्त्र में एक्चुअली दो प्रकार के सिद्धांत रहे हैं, या तो ग्रैंड लेवल की थ्योरीज रही हैं, और जब ग्रैंड लेवल की थ्योरीज आती हैं तो उसमें जैसे कार्ल मार्क्स का नाम, दुर्खीम का नाम, मैक्स वेबर का नाम, जिन्होंने वो पिलर्स हैं जो आधार स्तंभ हैं समाजशास्त्र के विषय के रूप में, उन लोगों ने अपने अपने प्रमुख बातों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के बीच में प्रचारित किया और उसके माध्यम से वो लोग उनसे इंटरेक्ट हुए। वो आज भी उनके द्वारा किए गए सिद्धांतों का प्रतिपादन जो उन्होंने किया था उसका आधार आज हमको दिखता है। दूसरे वो भी सिद्धांत हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, जिसे ग्रैंड थ्योरी के अलावा जिसे कहा जाए तो वो था माइक्रो लेवल की थ्योरीज, जिसे सूक्ष्म सिद्धांत कह सकते हैं। और ये जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं उसी पर बेसिकली ये हमारा ये सिद्धांत, जिसे सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म का रूप माना जाता है, वो यहाँ पर आकर दिखता है। अब ये इस पर आते हैं कि कैसे ये इन्होंने अपने को डेवलप करने की बात कही है। वो था माइक्रो थ्योरी के रूप में, एज अ ड्रामेटर्जी को ये लेके आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म इरविन गॉफमैन जी का जन्म यूएसए के मैनविले में 1922 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1982 में हुई थी। अर्थात 1922 में जन्म होता है और 1982 में इनकी मृत्यु होती है, और वो उसका मृत्यु का कारण इनका कैंसर होता है जिससे वो मरते हैं। पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के संयुक्त रूप से प्रोफेसर बनाए जाते हैं। इनकी पुस्तक जो थी द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इट केम इनटू द ईयर 1959, और इसमें ये इमाइल दुर्खीम के धर्म के समाजशास्त्र से, धर्म के क्षेत्र में किए गए कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उससे भी इनका प्रभाव जीवन में पड़ता है। उन्हें छोटी छोटी इकाइयों को विश्लेषित करने का, सिंथेसिस करने का काम कर लिया, और उसके माध्यम से गॉफमैन की रुचि अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो परस्पर उनमें कुछ न कुछ अंतःक्रियाएँ होती हैं, और ये अंतःक्रिया का जो माध्यम है वो 3 लेवल पे हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरेक्शन या अंतःक्रिया व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में होता है, व्यक्ति से समूह के बीच में होता है, या फिर समूह से समूह के बीच में होता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इसका एक माध्यम हो सकता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इसमें आते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को ला सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को ला सकते हैं, यातायात के साधनों को ला सकते हैं, कि जैसे रेलवेज, बसेज, एयरपोर्ट्स या पानी के जहाज, ये सब कहीं न कहीं उसमें इसको योगदान करते हैं, इंटरेक्शन करने के माध्यम को आगे बढ़ाते हैं। फिर इन्होंने माना कि जो अंतःक्रिया होती है वो गॉफमैन के अध्ययन का जो इनका पूरा सार था वो इसी पर फोकस होता है कि वो अंतःक्रिया कैसे की जाती है। और अंतःक्रिया करने के क्रम में इन्होंने ये बताया कि अभिनय कला संबंधी जो इनके विचार हैं, इनको बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है इनके सिद्धांतों को। और वो सिद्धांत पहला है कि अभिनय कला, जिसे ड्रामेटर्जिकल आइडियाज़ के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, और दूसरा है इंटरेक्शन ऑर्डर के रूप में। इंटरेक्शन ऑर्डर अभिनय क्रम है जिसके क्रम में लोगों को अभिनय या अपने दी हुई भूमिकाएं, समाज में अपेक्षित भूमिकाओं को निभाने का एक क्रम बढ़ता है, उसको किया जाता है। तो पहले इसको देखते हैं कि अभिनय कला और उसका दैनिक जीवन पर कैसे असर होता है। ड्रामेटर्जी एंड एवरीडे लाइफ, हाउ इट हैपेंस, इस पर चर्चा करते हैं। अभिनय कला का मतलब गॉफमैन ने ये निकाला कि जिस भी अभिनेता को दूसरों की भूमिकाओं को कलात्मक रूप से निभाने के लिए दिया जाता है वो उसको प्रस्तुत करता है। जैसे आप इसका उदाहरण बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अगर किसी भी नाटक को, किसी भी मंचन को आप देखते हैं तो जो मंचनीय भूमिकाएं दिखती हैं हमको, मंचस्थ भूमिकाएं दिखती हैं हमको, वो मंचस्थ भूमिकाएं ही ड्रामेटर्जी का वो रूप हैं जिसे वो दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि लोग दूसरी दी हुई पटकथाओं को कैसे अपने में आत्मसात कर लेते हैं, और न सिर्फ अपना आत्मसात करते हैं बल्कि उसको अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने का क्रम भी करते हैं। तो ये नाटक में अभिनेता अपनी विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है और उसके द्वारा वो अभिनय को प्रस्तुत भी करता है, उसको प्रदर्शित भी करता है। और जब ये करता है तो वो दूसरों की भूमिकाओं को स्वयं अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। अभिनय की इस कला में जो व्यक्ति का मैं था, जिसे आई कहा जाता है, वो मैं में बन जाता है, मेरा बन जाता है, जिसे मी कहा जाता है। अर्थात इसमें कन्वर्जन ऑफ द आई इनटू द मी
वो चीज़ें आती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अगर विश्लेषण किया जाए अभिनय कला को, तो उसे हम दो रूपों में देखते हैं। एक होती है फ्रंट स्टेज की अवधारणा, जिसे हम कहते हैं मंच के अग्र भूमिकाएं या मंच के पहले की भूमिकाएं अग्र, और दूसरी भूमिका है जो बैक स्टेज की अवधारणा कहलाती है, जिसे हम कहते हैं मंच के पीछे की भावनाएं या उसके अभिनय को प्रदर्शित करने के लिए किए गए पूर्वाभ्यासों का वो क्रम। इसे हम बैक स्टेज में ला सकते हैं। तो फ्रंट की अवधारणा में हम कैसे उसको ला कर देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जब हम फ्रंट की बात करते हैं, जो मंच पर अभिनीत नाटकों की बात होती है, तो उसमें देखा जाता है कि यह मंच वह है जहां पर अभिनेता अपने कर्तव्य को दिखाता है, अपने अभिनय को दिखाता है, और इस कर्तव्य को वह या करते हुए वह अभिनय करता है, जिसमें या अपेक्षा करते हैं दर्शक कि जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी पटकथा है, उसको एज इट इज़ ही वो प्रस्तुत करे, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से न करे। ये करते हुए फ्रंट पर वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे न सिर्फ उसकी केस जो पार्ट जो रोल अदा करना है, उसके लिए वो तैयारियां पूरी तरह से करके आता है, और मंच पर उसकी केस सज्जा, उसकी वेशभूषा, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका संवाद, अदायगी, ये सभी उसे चीज़ों में दिखते हैं जो उस अभिनेता को व्यक्ति में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। इस तरह उनका यह कहना है कि अक्सर हमारे दैनिक जीवन में, इरविन गॉफमैन जी का कहना है कि दैनिक जीवन में सभी व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ अभिनय अवश्य करते रहते हैं, और उस अभिनय के क्रम में वो देखते हैं कि जो बाहरी दुनिया होती है उससे भी वो जो स्व है, मतलब जो ईगो, उसके स्व के बाहर की भी दुनिया में आता है जब स्व, तो वो उसके लिए, जैसे कोई बच्चा यदि उत्पन्न हो, नवजात हो, तो वो उसका जो सेल्फ है, बाहरी दुनिया उसके लिए बिल्कुल एक नए रंगमंच के समान है, जिसको उसको वो अभिनय सीखना है, उसको किलकारियाँ मारनी है ताकि लोग खुश हों। बच्चे की किलकारियों से लोग खुश होते हैं, या वो रोएगा तो उसको भोजन मिलेगा। ये सब वो जानता है, करते करते सीखता है, और इस करने के क्रम में कहीं न कहीं वो अगणित भूमिकाओं को अभिनय करना वो सीखता है। इसी को हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, तो अनुशासित होकर करके उस कार्य को करते हैं। इसको हम फ्रंट स्टेज की अवधारणा के रूप में देखते हैं। फिर जब हम बैक स्टेज की बात करते हैं, जिसे मंच के पीछे की भूमिकाओं के रूप में देखा जाता है, तो ये हम कह सकते हैं मंच के पीछे की वो भूमिकाएं या पृष्ठभूमि है जहां मंच के पीछे जो कुछ भी हो रहा होता है दर्शक उसे देख नहीं पाते हैं, या वो पूर्वाभ्यास का एक क्रम होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का भी क्रम हो सकता है, और उसमें ये बैक ही है जहां अभिनेता दर्शकों को प्रभावित करने के लिए या उस पर प्रभाव डालने के लिए हर तरह की अपनी एक तैयारी, रिहर्सल्स करता है। यह हमारा स्व जो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी भूमिकाओं को अदा करने के लिए लोग करते हैं, जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में कई भूमिकाओं को अभिनीत करते आ रहे होते हैं। जैसे व्यक्ति अपने ही जीवन में अनेक भूमिकाओं से संबंधित होता है। कोई व्यक्ति पिता है, कोई व्यक्ति भाई भी है, पुत्र भी है, और अन्य नातेदारी रिश्तेदारियों में उसका संबंध होता है। तो एक व्यक्ति मल्टीपल रोल्स को भी अदा करता है, और इसीलिए वो सारी क्रियाओं को करते हुए कहीं न कहीं इस चीज़ पर आश्रित होता है कि उसकी हर वो अभिनय, हर वो काम परफेक्शन के साथ हो। इस परफेक्शन को पाने के लिए ही ये बैक स्टेज की अवधारणा को विकसित करता है। जैसे छोटा बच्चा है कोई, और वो बार बार अपने पिता को देख करके शेविंग करने की कोशिश करता है, या उनकी तरह बनने के लिए वो डॉक्टर, नर्स या इस तरह की जो भूमिकाएं खेलते हैं बच्चे हैं, वो सब कार्य इसी बैक स्टेज की अवधारणा के रूप में विकसित होते हैं। और जब ये कार्य कर रहे होते हैं बच्चे या कोई भी, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा था, मी था, वो आई में कन्वर्ट होता है। तो फ्रंट में आई इज कन्वर्टिंग टू द मी, एंड इन द बैक स्टेज इट इज़ अ रिहर्सल वेयर मी इज कन्वर्टेड टू आई। मेरा मैं बन जाता है, और जब मेरा
मैं मेरा बनता है तो उसमें प्रतीकों का पूरा भरपूर प्रयोग किया जाता है, जैसे भाषा, शरीर की भूमिकाएं, वेशभूषा, साज सज्जा और स्वयं किरदार की भूमिका भी प्रतीत होती है। यह वह प्रतीक है जो किरदार या अभिनेता दर्शकों द्वारा दोनों को एक दूसरे के निकट ले आता है। अब हम बात करते हैं इरविन गॉफमैन के जो दूसरा क्रम था ड्रामेटर्जी का, वो था इंटरैक्शन ऑर्डर का, अंतःक्रिया का क्रम। गॉफमैन साहब ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से माइक्रो लेवल पर इस अभिनय के करने के तरीकों को भी उन्होंने देखा और उसके माध्यम से वो समाजशास्त्रीय व्याख्याओं में आते हैं और कहते हैं कि कैसे हम इसके माध्यम से समाजीकरण प्रस्तुत करते हैं या समाजीकरण करते हैं समाज में। ये वो कहते हैं कि इस प्रक्रियाओं का जो सृजनात्मक विश्लेषण उन्होंने किया था उसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट होना या उपस्थित होना ज़रूरी होता है। इसका मतलब यही है कि जब जो कोई भी इंटरेक्शन होता है तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और उसमें 3 माध्यमों से उन्होंने इस चीज़ को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। वो पहला कहते हैं कि किसी भी अंतःक्रिया करने के क्रम में सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वह है व्यक्ति, पर्सन, अर्थात व्यक्तियों के बीच में ही अंतःक्रिया करता है। जैसे पहले मैंने कहा कि उसका क्रम का जो रूप है वो 3 रूपों में है, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति से समूह के बीच में और समूह से किसी अन्य समूह के बीच में। तो जो पहली चीज़ थी वो था पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में होता है, जिसमें भीड़ है या आपके समूह को या कोई कतार है, लाइन है, सबको आप एक व्यक्तियों का समूह ही मानते हैं। उनका कहना है कि दूसरी चीज़ जो हो सकती है उसके क्रम में वो है संपर्क, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट या संपर्क के माध्यम से। जैसे आप आज देखते हैं कि फ़ोन या कोई लेख लिखा गया है या कोई पत्र है या सिनेमा हॉल में आप मूवीज़ देखने जाते हैं, तो ये क्या ही कॉन्टैक्ट हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के निकटता में आते हैं। उस निकटता के क्रम में ही हम कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं। तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि इसमें इनकाउंटर होना, यह मुठभेड़ होना भी आवश्यक है, अर्थात इसका संचार का क्रम, इसको प्रसार का क्रम भी मिलना चाहिए और इसी प्रचार और प्रसार के क्रम में ही कहीं ना कहीं ये इनकाउंटर होता है। तीसरी नेक्स्ट चीज़ उसमें आती है कि वो कहते हैं कि इसमें प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस भी आती है, जिसे मंच अभिनय कहा गया है। मंच अभिनय में को जैसे हम कहते हैं कि जैसे कोई व्याख्यान है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है, एक स्थल है जहाँ पर लोग अपने मंचों को, या आप नाटक देखते हैं तो नाटकों में कहीं ना कहीं वो एक स्थल है जहाँ पर अपने अभिनय को प्रदर्शित करने का मौका लोगों को मिलता है। दैट इज़ द प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेज आल्सो। जैसे आपने देखा है किसी भी नाटक को देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, थिएटर्स जाते हैं, तो उसमें हम नाटकों का लुत्फ़ उठाते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जब हम आज के इस सामाजिक प्रसंगों का भी अनुष्ठान की बात वो कहते हैं, उनका मानना है कि सेलिब्रेटिव सोशल ओकेजन्स की भी बात वो उन्होंने दिखाई है। जैसे विवाह है, अनुष्ठान विवाह का एक क्रम है जिसमें विवाह है, बर्थडे मनाते हैं या फिर कोई मातम होता है या किसी का देहांत होता है, तो ये सब रिचुअल्स, कर्मकांड भी उसी क्रम में आते हैं कि कैसे हम समाजीकरण के इस क्रम को बनाने का माध्यम बनाते हैं। उनका यह कहना था कि समाज के आज के जो जटिल समाज संगठन हैं, कितने भी जटिल क्यों न बन जाएं, लेकिन लोगों की जब तक निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो समूहों पर निर्भरता नहीं रहेगी, तब तक अंतःक्रिया का क्रम पूरा नहीं होगा। आपने देखा होगा जब ये बैक और फ्रंट की अवधारणाओं को बता रहे थे, तो कई बार हम देखते हैं कि जब मंच पर लोग अभिनय करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले जो बैक की अवधारणा का वो उन्होंने चर्चा की है, तो बैक की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार नाटकों के लिए रूप सज्जा या आप साज सज्जा करने के लिए लोग बैठे होते हैं या फ्री माहौल में स्क्रिप्ट को याद कर रहे होते हैं, पटकथा को याद कर रहे होते हैं। तो उसे याद करने के क्रम में उन चीज़ों को बड़े आसानी से देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। और जैसे राम कोई बना है या हनुमान बना है या कोई भी पात्र वो अभिनय करना जा रहा हो, तो उस क्रम में वो करते क्या हैं कि अपेक्षित भूमिकाएं उस समय नहीं होती, इसलिए वो रिलैक्स होते हैं। इस रिलैक्स के क्रम में वो अभिनय को उच्च स्तर पर लाना चाहते हैं, जहाँ पर
वो फ्री होकर के उसको आत्मसात कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा कई बार वो सिगरेट पी रहे होते हैं, कई बार वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, समोसा भी खा रहे होते हैं, या ऐसी अपेक्षित भूमिकाएं नहीं होती हैं जिसको करना बाध्यकारी हो, और इसलिए वो जो हैं उसको लोग जब देखते हैं तो उस पर अट्टहास या हंसी भी उसको करते हैं। तो ये जो क्रम था अंतःक्रिया का क्रम, उसको वो लाते हैं और उसके माध्यम से डिपेंड करते हैं कि ये कैसे विकसित किया जाता है। तो दो चीज़ें हुई, ड्रामेटर्जी में जिसे प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात कही इरविन गॉफमैन ने, इसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि अभिनय कला को प्रदर्शित करने के लिए सीक्वेंस क्रम या इंटरेक्शन ऑर्डर भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उन्होंने इसकी जो मंच की भूमिकाएं हैं उसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, बैक और फ्रंट की अवधारणाओं के रूप में, और फिर वो कंक्लूजन के रूप में देखते हैं कि समाज का जो भी इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन है, वो भी कहीं न कहीं लोगों को दिखता है। जैसे वो कहते हैं कि स्व का विकास ही व्यक्ति के संपूर्ण विकास को बढ़ाता है, और एक छोटा बच्चा जो एक समाज में अभी नवजात था, वो इंटरेक्शन के क्रम में आता है और धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व और समाजीकरण का जो ये क्रम होता है वो सिर्फ अभिनय से ही नहीं होता है, बल्कि उससे बहुत एजेंसीज काम करती हैं, सोशलाइजेशन के एजेंसीज होती हैं, उससे वो काम करती हैं, और वो व्यक्ति या बच्चा सिर्फ उस जो उद्दीपन है, स्टिमुलस है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है, और उसमें इस अंतःक्रिया का क्रम में कई बार वो आई से मी में बदल जाता है। इस तरह से उसका जो व्यक्तित्व का विकास है वो व्यक्तित्व बढ़ता जाता है, और वो प्रतीकों के माध्यम से भी कई बार इन चीज़ों को करता है। इसीलिए देखा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया का जो क्रम था वो बढ़ते बढ़ते सांकेतिक अंतःक्रियावाद के रूप में भी जन्म लेता है। ये इन्होंने एक और पुस्तक लिखी हुई है जिसको इनकाउंटर्स टू स्टडीज इन द सोशलॉजी ऑफ इंटरेक्शन के रूप में भी दिखा है। इनकाउंटर्स को भी वो देखते हैं, मुठभेड़ को देखते हैं। जैसा भी हमने आपसे चर्चा किया था कि जब हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो इंटरेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द प्लेटफॉर्म, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो इनकाउंटर की भी बात आती है। जब हम मुठभेड़ करते हैं अर्थात एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इसी को नाम उन्होंने एक तरह से कहा है कि इनकाउंटर के क्रम में भी हम कहीं न कहीं सामाजिकरण को बढ़ाते हैं। थैंक यू।